टेंथ मैथ में पढ़ रहे थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। और अंक गणित के आधारभूत प्रमेय पर हम लोगों ने महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त निकालने की विधि ज्ञात की। अब इसका ये दूसरा भाग होगा कि इससे हम और क्या कर सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। तो आइए देखते हैं, इससे हम संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करेंगे। संख्याओं की अपरिमेयता, सबसे पहले ये जानिए कि हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि संख्याएं परिमेय कौन सी होती हैं। तो परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, p/q के रूप में हम जिनको व्यक्त कर सकते हैं और जहां q का मान ये 0 के बराबर ना हो और p और q ये दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। क्या हो, दोनों पूर्णांक हो। तो p तथा q के रूप में हम इनको व्यक्त करते हैं और p तथा q ये पूर्णांक हो और q का मान 0 के बराबर नहीं हो, तब हम उसको कहेंगे परिमेय संख्या। लेकिन ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त ना कर सकें, p/q के रूप में हम व्यक्त ना कर पाए और जहां q का मान ये 0 के बराबर हो और p और q इज द एलिमेंट ऑफ z ले लेते हैं, पूर्णांक i से लिखिए या z से लिखिए। तो q का मान 0 के बराबर नहीं है, pq ये पूर्णांक है और p/q के रूप में अगर हम संख्या को नहीं लिख सकते हैं, तो अगर नहीं लिख सकते हैं तो वो अपरिमेय कहलाएगा। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या आपने जान लिया। अब देखिए लिखा हुआ है, यदि p एक अभाज्य धन पूर्णांक है तो √2 ये एक अपरिमेय संख्या होती है। अगर कोई भी संख्या ये अभाज्य ले लिया जाए, जैसे 3 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 ये अभाज्य संख्या है, 6 भाज्य हो गया, 4 ये भाज्य हो गया। तो इस तरह से अन्य अभाज्य संख्याएं हम ले सकते हैं। जैसे p एक अभाज्य धन पूर्णांक है तो √2 ये अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हुई, इन अभाज्य संख्याओं को आप रूट में व्यक्त कर दीजिए। √2, √3, √5, √7 ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब इस पर एक परिमेय है, ये परिमेय देखते हैं। परिमेय ये कह रहा है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है तथा p a² को विभाजित करता है। p एक अभाज्य संख्या है और p a² को विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा, जबकि a एक धन पूर्णांक है। तो पहले परिमेय को समझ लेते हैं, फिर परिमेय का प्रूफ आपको बताते हैं। जो चीज पहले से ही आप जान रहे हैं उसी को यहाँ परिमेयबद्ध किया गया है। जैसे p एक अभाज्य संख्या है, अभी हम लोगों ने अभाज्य संख्याओं को लिखा, तो मान लेते हैं कि 3 ये एक अभाज्य संख्या है। एक उदाहरण पहले भी हम 3 का ले रहे हैं। p एक अभाज्य संख्या है, p a² को विभाजित करता है। अब a² मान लेते हैं कि कोई भी संख्या हमने ले लिया a², ये p को व्यक्त कर रहा है, ये p आपका हो गया, और a² को विभाजित करता है। a² कोई संख्या लीजिए जिसको 3 विभाजित करता हो, तो a² हम 9 ले सकते हैं, a² हम 81 ले सकते हैं, 3 से विभाजित होगा। अब जब a² आपका 9 होगा तो a का मान हमारा 3 होगा, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, या यहां से a का मान हमारा कितना होगा, ये 9 होगा। तो परिमेय क्या कह रहा है, p a को भी विभाजित करेगा। तो आप देखेंगे कि ये 3 को विभाजित कर रहा है, ये 3 ये 9 को विभाजित कर रहा है, मतलब p ये a को विभाजित कर रहा है, p ये a को विभाजित कर रहा है, मतलब a इज डिविजिबल बाय p। a में अगर p से हम भाग दें तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि p a को विभाजित करता है, जबकि a एक धन पूर्णांक है।
ए को हम लोगों ने यहाँ धन पूर्णांक लिया है, 3 आपका धन पूर्णांक है, 9 आपका धन पूर्णांक है, ये भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। अब इसका हम लोग उत्पत्ति देख लेते हैं। उत्पत्ति ये आपका जो हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा है, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, उसी के अनुसार है। माना धन पूर्णांक ए के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ए की विजिबिलिटी हमको दिखानी है, ए एक धन पूर्णांक है, तो मान लेते हैं कि ए एक धन पूर्णांक है और इसका जो अभाज्य गुणनखंड है ये P1, P2, P3 एंड सो ऑन Pn है। तब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं कि इन गुणनखंडों का जो कुल गुणनफल होगा वो ए के बराबर होगा। ए इक्वल्स टू बी हो गया P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू एंड सो ऑन इंटू Pn। अब ए स्क्वायर हमको चाहिए, तो इम्प्लाइज दैट ए इंटू ए, तो यही आप दो बार लिख दीजिए, P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड सो ऑन Pn, P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड सो ऑन Pn। तो इसके स्क्वायर हो जाएंगे, इनका मल्टीप्लाई हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर और इंटू Pn स्क्वायर, ये वर्ग हो गया। अब P एक अभाज्य संख्या है जो A को विभाजित कर रही है। P मान लेते हैं कोई एक अभाज्य संख्या है जो A को विभाजित कर रही है, अर्थात A स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंडों में एक संख्या P अवश्य होगी जो P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू एंड सो ऑन में एक संख्या P होगी, अर्थात P A को विभाजित करेगी। तो P जो है ये A से डिविजिबल होगा। फिर से जान लीजिए, A स्क्वायर का ये मान आ गया। अब P मान लेते हैं ये कोई अभाज्य संख्या है जो A को विभाजित कर रही है। तो अगर P एक अभाज्य संख्या है जो A को विभाजित कर रही है, अर्थात A स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंडों में एक संख्या P अवश्य होगी। जो A स्क्वायर का मान आया इसमें एक संख्या P अवश्य होगी, जो कि इन गुणनखंडों में से एक संख्या P होगी, अर्थात P ये A को विभाजित करेगी। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इसमें हम लोग संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करेंगे। अब जैसे हम लोगों ने जाना कि √2, √3, √5, √7 ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं, तो कैसे हम सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको सिद्ध करने का तरीका देखते हैं। एक उदाहरण से ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अभी लिया था √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अब ये हम कैसे सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। लिख देते हैं कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करना है आपको। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसका हम लोग उत्पत्ति देखते हैं, प्रूफ। जो भी आपको दिखाना है, कोई भी अपरिमेय संख्या का जो √2 आपको दिखाना है कि ये अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः इसे P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल्स टू बी 0 और PQ इज द एलिमेंट ऑफ Z के रूप में लिख सकते हैं।
बहुत आसानी से इसको समझते हैं। अंडर रूट 2 को हमने एक परिमेय संख्या ले लिया, और जब अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या होगा तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं भाई अंडर रूट 2 को हम p/q के रूप में लिख दिए। अब देखिए, जहां p और q में एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जहां p तथा q, जहां p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात p और q में एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब p और q ये अभाज्य संख्याएं हैं जिसमें एक के अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। तो यहां हम लिख सकते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग कर देंगे तो हो गया 2 = b p² / q², और ये इंप्लाई कर रहा है कि p² की जगह पे हम लिख सकते हैं 2q²। p² की जगह पे हम लिख सकते हैं 2q²। अब देखिए, यहां क्या कह रहा है कि p² जो है ये 2q² के बराबर है। इसका मतलब कि p² ये 2 से विभाज्य है। ये क्या कह रहा है कि p²/2 अगर आप लिख रहे हैं तो ये q² के बराबर हुआ, और एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक का वर्ग आपका पूर्णांक होगा। तो p² 2 से विभाज्य है। और अभी हम लोगों ने परिमेय पढ़ा है कि जब p² 2 से विभाज्य होगा, वर्ग किसी संख्या से विभाज्य होगा, जो हमने a² लिखा था, तो p भी 2 से विभाज्य होगा। तो p² 2 से विभाज्य है, तो उस परिमेय के अनुसार हम लिख सकते हैं p 2 से विभाज्य होगा। जब p² ये 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब कि p भी ये 2 से विभाज्य होगा। अब p अगर 2 से विभाज्य है तो माना इस p की जगह पे हम 2k लिख दे रहे हैं। भाई अगर हमने p की जगह पे 2k लिख दिया तो इसका मतलब p/2 = k, तो p ये 2 से विभाज्य है। इसका मान यहां समीकरण में रख देते हैं, इसे समीकरण 1 लिए रहते हैं। और तो माना p = 2k, और इस मान को समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 में इसको रख देते हैं। तो p की जगह पे हमारा कितना हो गया 2k, तो 2k का स्क्वायर हो गया, ये बराबर हो गया 2q², ये इम्प्लाइज करता है 4k², ये भी हो गया 2q², ये इम्प्लाई करता है 2 से कैंसिल कर दीजिए 2k², ये भी हो गया q²। इसका मतलब हो गया। अब यहां देखते हैं q²/2 अगर हम ले लें तो ये होगा k²। इसका मतलब ये हुआ कि q² 2 से विभाज्य है। यहां लिखते हैं q² 2 से विभाज्य है। तो फिर हम वही परिमेय लगाते हैं
जो अभी हम लोगों ने देखा है कि अगर क्यू स्क्वायर पी सॉरी 2 से विभाज्य है तो क्यू 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, तो क्यू भी किससे 2 से विभाज्य होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि 2 से क्यू भी विभाज्य है और 2 से पी भी विभाज्य है। अब इन दोनों को अगर हम एक साथ लिख लें तो अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात 2 पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। भाई अगर 2 से आपका P भी विभाज्य है और 2 से आपका Q भी विभाज्य है तो इसका मतलब कि 2 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। परंतु हम लोगों ने क्या माना, हम लोगों ने ये लिया था कि P और Q में एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ऐसा कब हुआ था, जब हम लोगों ने इसको एक परिमेय संख्या मानी थी, √2 को एक परिमेय संख्या मानी थी, और तब हमने कहा था कि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ये एक के अलावा नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो 2 P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको मिल गया। अर्थात हमारा यह मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो हमारा ये मानना ये गलत हो गया। जो हम लोगों ने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये विरोधाभास हो गया, उल्टा हो गया, है ना। √2 का यह मानना गलत होगा कि √2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। इस तरह से हम इसको सिद्ध करेंगे। अब इसी तरह से आप √3 को एक अपरिमेय संख्या दिखाइए, √5 को एक अपरिमेय संख्या दिखाइए, √7 को एक अपरिमेय संख्या दिखाइए। कोई भी अभाज्य संख्या हो उसको अपरिमेय संख्या दिखाने के लिए यही तरीका है। आइए एक बार फिर से 1 मिनट के अंदर इसको जान लेते हैं। कैसे है आपको करना है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे आपको सिद्ध करना हो तुरंत आप लिखिए कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लीजिए। अपरिमेय संख्या को क्या मान लीजिए, परिमेय संख्या मान लीजिए। और जब आप परिमेय संख्या इसको मान लिए तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो तुरंत आप लिख दीजिए कि √2 बराबर P/Q। और जहां P और Q ये सहअभाज्य संख्याएं होंगी, अर्थात P और Q में एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर आपको क्या मिलेगा, 2 बराबर P²/Q²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये P² बराबर हो गया 2Q²। अब आप यहां देख सकते हैं कि P²/2 को हम Q² के बराबर लिख सकते हैं। अर्थात P² ये 2 से विभाज्य है, तो हम लिखेंगे P² 2 से विभाज्य है। जब P² 2 से विभाज्य है तो अभी हम लोगों ने एक परिमेय पढ़ा था, उसके अनुसार P ये 2 से विभाज्य होगा। जब P 2 से विभाज्य हो गया तो मान लेते हैं P बराबर 2 के, और इस मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो P की जगह पे 2k रख दीजिए, और ये बराबर हो गया 2Q², तो ये हो गया 4k² बराबर 2Q²। ये 2 से ये कैंसिल हो गया 4, तो 2k² ये बराबर Q²। तो
जब यहाँ आ गया हमारा कि क्यू स्क्वायर बाई 2 बराबर के स्क्वायर हम लिख सकते हैं, मतलब क्यू स्क्वायर ये 2 से विभाज्य है, तो फिर लिख देंगे कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है। फिर उसी परिमेय के अनुसार लिखेंगे कि क्यू 2 से विभाज्य होगा, अर्थात यहां से भी हम देख रहे हैं कि P 2 से विभाज्य है और यहां से भी हम देख रहे हैं कि Q 2 से विभाज्य है, अर्थात 2 P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और जो कि हमारा मानना गलत हो गया, हमारा मानना गलत हो गया क्योंकि हमने माना था कि P और Q में एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जब ऐसा हो गया, ये विरोधाभास हो गया, तो इसका मतलब जो ऊपर माना गया था वो गलत हो गया। तो √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत होगा। अर्थात यह मानना गलत होगा कि √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 हमारा क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप अन्य अभाज्य संख्याओं के अंडर रूट को ये सिद्ध कीजिए कि ये कई बार अभ्यास करेंगे और आप सिद्ध कर ले जाएंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो कम से कम √2, √3, √5, √7 इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना आप सीख जाइए। धन्यवाद।